आपने अहमदाबाद का बड़ा विस्तार से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा विस्तार से जिक्र किया है, और हमें ये लगता है, मतलब आज की पीढ़ी को जो लगता है, जो लोग पत्रकारिता में हैं, जो लोग लगातार राजनीति को कवर करते हैं, उनको तो पता है कि कुछ हद तक पता है कि बहुत सारी चीज़ें कैसे विकसित हुई हैं, या गुजरात की जो मुख्य धारा की जो राजनीति रही है कि वाघेला का टकराव रहा है, या पटेल का, केशुभाई पटेल जी का था, या जिन लोगों का भी था, उनके बारे में तो पता है। लेकिन आपने इसमें यह लिखा है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल तक में भाजपा का कोई बड़ा प्रभाव नहीं था जिन दिनों नरेंद्र भाई लगे, और आपने बाकायदा उसका उल्लेख किया है कि जब उन्होंने उस कमरे का जिक्र किया है, तो इतनी बारीक जानकारी आपने कैसे जुटाई? लगभग हमने इसीलिए 4.5 साल लगे, और उसमें मेरा आलस भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हो ये रहा था कि मैंने करीब 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया जी। सच बताएं आपको तो जो इंटरव्यू हमने लिखा है, अगर वो इंटरव्यू हम पूरा वैसे ही छाप दें तो वो एक और किताब बन जाएगी जी। तो बहुत लोग से इंटरव्यू किया और उन लोगों से पूछा कि कैसे कैसे हुआ था जी। तो उसमें बहुत लोगों ने जो उनके साथ थे उस समय जी। उन्होंने हमें जो किस्से बताए और कहा कि उस समय एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हुए थे जी। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हमने इसमें लिखा है, और ये 87 की बात है। उस समय ये आरएसएस से बीजेपी में ट्रांजिशन किए थे जी। आपने मैं यही, चूँकि एक घटना ये है, दूसरा जो बांध टूटने का बार बार जिक्र हुआ है कि उस समय किस तरह से इन्होंने सेवा भाव और प्रचार संघ से जुड़े लोगों को, इस किताब में एक और बारीक बात जो मुझे समझ में आ रही है, मैं उस पर भी चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी के सांगठनिक क्षमता का आप उल्लेख करते हैं और उनकी जिस यात्रा के बारे में आप बताते हैं अपनी पुस्तक में, तो उसमें कहीं कोई विभेद नज़र नहीं आता है मुझे। मतलब ये लगता है कि जब वो संघ के लिए काम कर रहे थे तब भी वो उतने ही सक्रिय थे, जिस तरह से उनको जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने निभाया। बाद के दिनों में भी आपकी किताब ने संगठन को इतना महत्वपूर्ण कर दिया है। मैं फिर कहूँगा, ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस किताब की विशेषता यही है, नरेंद्र मोदी जी पर आई हुई लगभग 50 किताबें तो मैं ही पढ़ चुका हूँ पिछले 2014 के बाद से अब तक। अभी हालिया किताब जो मैंने पढ़ी थी, जिस पर चर्चा भी की थी, भूपेंद्र यादव जी और इला पटनायक की किताब थी। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर अभी तक जितनी किताबें आई हैं वो सारी या तो कहीं न कहीं अभिभूत हैं या केवल तथ्यों पर हैं। इस किताब की एक खासियत यह है कि यह तथ्य के साथ साथ उनके एक दूसरे स्वरूप को, जैसा कि अजय जी ने पहले ही बताया कि मैंने केवल एक पार्ट लिया है और जिस पार्ट पर सामान्य तौर पर काम नहीं हुआ था, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अब से पहले इस पॉइंट पर किसी ने काम नहीं किया था। सभी को लग रहा था कि बहुत बड़ा कल्ट है, किसी को लगता था कि आरएसएस ने पूरी तरह से पुश कर दिया, लेकिन बतौर आरएसएस के स्वयंसेवक उन्होंने किस तरह से संगठन को दिया, पूरी प्रतिबद्धता रखी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी किताब में नरेंद्र मोदी की क्षमता को समझते हुए बतौर कार्यकर्ता, जो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो योगदान है और जो भारतीय जनता पार्टी में योगदान है, आपने बतौर मुख्यमंत्री भी उनकी बात की है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आप उसकी डिटेलिंग में नहीं गए हैं, मैं ये जरूर कहूँगा। आपने संगठन पर जो प्रभाव है उसकी चर्चा जरूर की है, लेकिन आप प्रशासनिक चीज़ों को छोड़ दिया है आपने। वो मेरा एरिया भी नहीं था, वो आपका जो हम काम कर रहे थे उसका एरिया नहीं था, चूँकि संगठन की हम बात कर रहे थे। और एक विषय आपने उठाया कि नॉर्मली एक लोग समझते हैं कि आरएसएस और बीजेपी ये दो पोल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पावर सेंटर्स हैं। हमारा ये कहना है कि शायद एक बार फिर से उसको समझना चाहिए जी। ये जो सिम्बियोटिक रिश्ता है, जो एक दूसरे को सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे
और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कोई ऐसा काम नहीं करता है कि किसी को चाहे अंडरमाइन करना, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा बीजेपी का इमरजेंस और आरएसएस का जो उसका सहयोग है ये आप समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ दिक्कत यही होती है कि आप पहले ये मान लेते हैं कि एक संगठन है तो उसका वो एक पावर सेंटर के रूप में इमर्ज करता है, दूसरे को वो अंडरमाइन करता है। हमारा कहना है कि इस केस में ये होता भी नहीं है।